हेलो वेलकम बैक बच्चों, मैं सुनील पांडे आप सबका अपने इस चैनल पांडे सर के क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 8 की पुस्तक अतीत से वर्तमान अध्याय 13 स्वतंत्रता के बाद विभाजित भारत का जन्म भाग 2। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं और अध्याय 13 के शेष बचे भाग को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विकास की यात्रा। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने आज़ादी के पहले ही यह महसूस किया था कि राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी आवश्यक है। अगर भारत औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से मुक्त होकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बनता है तो राजनीतिक आज़ादी ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकती। अतः भारत को आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए आधुनिक तकनीक के सहारे कृषि और उद्योग के लिए आधार निर्मित करना सबसे बड़ी चुनौती थी। सरकार ने महसूस किया कि बगैर सरकारी सहयोग एवं योजना के देश की आर्थिक प्रगति तेजी से नहीं हो सकती। अतः सरकार ने नीति बनाने एवं लागू करने के लिए 1950 में योजना आयोग का गठन किया। अब सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर योजना के परामर्श से उत्पादन को बढ़ाएंगे एवं रोजगार करेंगे। योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना के माध्यम से सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी करने का सफल प्रयास किया। सबसे पहले अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए योजना आयोग ने 1951 से 56 के बीच कृषि को सुनियोजित रूप से सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1956 से 67 में देश को औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया। हालांकि उद्योगों की स्थापना तो हुई, लेकिन खेती, प्राथमिक शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य आदि पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि हमारे पास उस समय संसाधन सीमित थे और आवश्यकताएं अधिक थी। भविष्य में पर्यावरण को होने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुए गांधी जी के अनुयायी मीराबान ने 1949 में ही कहा था, विज्ञान और मशीनरी के द्वारा कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही मिलेगी। हमें कुदरत के संतुलन के पुराने नियमों के हिसाब से अपनी जिंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। हमारी सरकार ने विश्व के विकसित देशों के सहयोग से भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला आदि जगहों पर बड़े बड़े उद्योग लगाए। इसी तरह भारत ने 11वीं पंचवर्षीय योजना तक कृषि, उद्योग, विज्ञान एवं तकनीक, शिक्षा आदि के क्षेत्र में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की भागीदारी से काफी प्रगति कर ली है। आज भारत का विकास दर चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। हर व्यक्ति को काम उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी नरेगा, कोई व्यक्ति भूखा न रहे इसके लिए खाद्य सुरक्षा की गारंटी योजना आदि पर सरकार काफी संजीदा है। 1950 के दशक में तेज आर्थिक विकास के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में ढांचागत परिवर्तन हुआ। सूचना और संचार के क्षेत्र में क्रांति ने कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, आधुनिक संचार एवं परिवहन के साधनों तथा दोपहिया एवं चार पहिया वाहनों एवं टेलीफोन सेवा आदि के क्षेत्र में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत ने एक नई पहचान बनाई। बेंगलोर की पहचान भारत के सिलिकॉन वैली के, जो कि अमेरिका में है, के रूप में बनी। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ने हैदराबाद, जो कि आंध्र प्रदेश में है, सॉफ्टवेयर विकास केंद्र की स्थापना की। भारत में रेलवे, डाक एवं संचार, बैंक, बीमा, आर्थिक ऊर्जा, पेट्रोलियम, सुरक्षा सामग्री से जुड़े उद्योग आज भी सरकार द्वारा नियंत्रित हैं, जबकि अन्य बड़े उद्योगों में निजी क्षेत्रों की भागीदारी बड़े पैमाने पर हो रही है, जो हमारे मिश्रित अर्थव्यवस्था का परिचायक है। दोनों क्षेत्रों की भागीदारी से भारत की तकनीक एवं आधारभूत संरचनाओं का संतोषजनक विकास हुआ है। फलस्वरूप आजादी के बाद जनसंख्या में 3 गुना से भी अधिक वृद्धि के बावजूद प्रति व्यक्ति आय में भी लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। आइए अब देखते हैं लोकतांत्रिक सशक्तिकरण। आजादी के बाद भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हुई। आप इसी अध्याय में पढ़ चुके हैं कि कई समस्याओं के बावजूद भारत ने सफलतापूर्वक आर्थिक विकास, राज्यों का पुनर्गठन, भाषा संबंधी विवादों का निपटारा, सांप्रदायिक शक्तियों पर नियंत्रण किया। देश की विदेशी नीति का संचालन भी गुटनिरपेक्षता की नीति को ध्यान में रखते हुए किया गया। आइए देखते हैं गुटनिरपेक्षता की नीति। आजादी के समय विश्व 2 बड़े राष्ट्र अमेरिका और सोवियत रूस के खेमे में विभक्त था। भारत को सबकी मदद की जरूरत थी, अतः सबके साथ अच्छे संबंधों का निर्वाह करते हुए किसी गुट में न रहते हुए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई तथा भारत जैसे गरीब और विकासशील देशों को भी इसी नीति पर चलने की सलाह दी। कुछ समय बाद भारत में लोकतांत्रिक आदर्श कमजोर होने लगे और आपातकाल की घोषणा की गई। देश में पुनः जन आंदोलन की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसकी शुरुआत बिहार एवं गुजरात से हुई। नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने प्रदान किया। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री की शक्ति में वृद्धि, प्रेस पर नियंत्रण, नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध, नसबंदी द्वारा जन्म दर पर नियंत्रण, झुग्गी झोपड़ी उन्मूलन, कर्मचारियों की वृद्धि पर रोक तथा कठोर एवं अलोकतांत्रिक कदम उठाए गए।
आपातकाल के विरोध में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। तो आइए देखते हैं जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का मतलब। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा उनके राजनीतिक चिंतन का अंतिम पड़ाव था। जयप्रकाश नारायण ने छात्रों एवं युवाओं को राजनीतिक दलों से अलग रहकर देश की सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन लाने का सुझाव दिया। छात्र एवं युवा शक्ति के उदय का कारण सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, देश की खराब आर्थिक स्थिति एवं नौजवानों में व्याप्त बेरोजगारी है। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने छात्रों को संबोधित करते हुए संपूर्ण क्रांति का विचार रखा। इन्होंने कहा, आज आज़ादी के 27 वर्ष बाद भी लोग भूख, बढ़ती हुई कीमतों तथा भ्रष्टाचार से परेशान हैं। रिश्वत दिए बिना कहीं काम नहीं होता। लोग अन्याय से संघर्ष कर रहे हैं परंतु कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। लाखों छात्रों एवं नौजवान का भविष्य अंधकार में है। गरीबी बढ़ रही है। किसानों की स्थिति दयनीय है। इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने संपूर्ण क्रांति की अवधारणा को सामने रखा तथा इसके लिए सत्ता परिवर्तन को आवश्यक बताया। इन्होंने कहा कि संपूर्ण क्रांति एक ऐसी व्यापक क्रांति है जिसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक अथवा बौद्धिक, शैक्षणिक तथा आध्यात्मिक क्रांतियां सम्मिलित हैं। यह संख्या कम या अधिक भी हो सकती है। इन्होंने आगे कहा कि सत्ता परिवर्तन हमारा उद्देश्य नहीं है परंतु यह आवश्यक है। जब हमारे प्रतिनिधि भ्रष्ट, अक्षम और भाई भतीजावाद का शिकार हैं तो उन्हें सत्ता से हटाना ही पड़ेगा। इसके बाद ही व्यक्ति तथा समाज में परिवर्तन के लिए काम करना होगा। जयप्रकाश नारायण ने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए लोकपाल जैसी स्वशासी संस्था की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया। इन्होंने महंगाई पर नियंत्रण के साथ साथ कृषि एवं औद्योगिक मजदूरों की दशा सुधारने पर भी बल दिया। जयप्रकाश जी ने जाति व्यवस्था पर प्रहार करते हुए दहेज, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों का भी विरोध किया। इन्होंने इसके लिए शिक्षा की भी बात की, लेकिन शिक्षण व्यवस्था देश के आवश्यकताओं के अनुरूप हो इसलिए प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता बताई। कई दलों को मिलाकर जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी। इस सरकार ने आपातकाल में प्रेस आदि पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त किया तथा नागरिक अधिकारों को फिर से बहाल किए। जनता पार्टी की सरकार ने संसदीय संस्थाओं एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया, लेकिन आपसी गुटबाजी के कारण यह सरकार अधिक दिनों तक नहीं चल सकी। मध्यावधि चुनाव हुए जिसमें पुनः इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को जीत हासिल हुई। श्रीमती गांधी के समय पंजाब में चरमपंथी एवं अलगाववादी आंदोलन हुए। इनके विरुद्ध जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार नामक कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के प्रतिशोध में श्रीमती गांधी को 2 सिख अंगरक्षकों ने ही 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी। श्रीमती गांधी की हत्या के बाद इनके बड़े बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इनके नेतृत्व में कांग्रेस को ऐतिहासिक बहुमत हासिल हुआ। इन्होंने देश में तेज आर्थिक विकास एवं संचार क्रांति के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई। भारत को 21वीं सदी में ले जाने का सपना भी दिखाया, लेकिन भ्रष्टाचार संबंधी बोफोर्स घोटाला विवादों में घिर जाने के कारण अगले चुनाव में कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा। आइए अब देखते हैं नई राजनीतिक व्यवस्था का जन्म, गठबंधन एवं मोर्चे की राजनीति। 1989 से भारत की जनता ने किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। सबसे पहले वीपी सिंह के नेतृत्व में मोर्चे की जनता दल, भाजपा एवं वामपंथियों की मिलीजुली सरकार बनी। आपसी खींचातानी के कारण यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी और मध्यावधि चुनाव में देश को जाना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी। इस सरकार में के समक्ष कई समस्याएं खड़ी थी। देश आर्थिक रूप से बदहाली के दौर से गुजर रहा था। अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद और वीपी सिंह सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण प्रदान करने के कारण देश में कानून एवं व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई थी। कश्मीरी अलगारवादियों को भी गतिविधियां बढ़ने लगी। इस बीच 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना ने भी पूरे देशवासियों को प्रभावित किया। कांग्रेस की सरकार ने इन आंतरिक एवं बाह्य परिस्थितियों का सामना सफलतापूर्वक किया तथा देश की अर्थव्यवस्था को आर्थिक सुधारों के माध्यम से पटरी पर लाया। इस सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लागू करने का भी ऐतिहासिक कार्य किया। अगले चुनाव में भाजपा की अगुवाई में गठबंधन की सरकार बनी। इस सरकार ने सफलता के साथ आर्थिक उदारीकरण के दूसरे दौर को भी लागू किया तथा राष्ट्रीय सुरक्षा एवं तकनीक को मजबूत प्रदान करते हुए पोखरण 2 विस्फोट भी किया। यह सरकार फील गुड एवं भारत उदय के नारों के साथ चुनाव में गई, लेकिन किसानों की दयनीय स्थिति के कारण यह नारा फीका पड़ गया और सरकार को पराजय का सामना करना पड़ा। कांग्रेस गठबंधन की जीत हुई एवं भाजपा नेतृत्व वाली मोर्चा राजग, जिसे कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भी कहते हैं, के नाम से जाना जाता है।
अभी लगातार 2 चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाली संप्रग सरकार की समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना करते हुए प्रगति के पथ पर अग्रसर है। तो आइए अब देखते हैं गणतंत्र के 60 वर्षों के बाद। स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और भारत गणतंत्र बना। इस दौरान भारत ने लगभग हर क्षेत्र में सफलता के साथ कदम बढ़ाया। हमारे संविधान ने सरकार एवं देशवासियों के लिए कुछ मानदंडों अथवा आदर्शों का निर्धारण किया जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। स्वतंत्रता के बाद से आज तक हम संसदीय लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारे लिए एक महान उपलब्धि है। स्वतंत्रता के समय कुछ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों का मानना था कि भारत एक राष्ट्र के रूप में ज़्यादा दिनों तक सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत में क्षेत्रीय, सांस्कृतिक एवं भाषाई विभिन्नताएं मौजूद हैं। हर क्षेत्र या समूह अपनी जरूरतों के हिसाब से अलग अलग राष्ट्र की मांग करेगा और देश बिखर जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में भारत में अलगाववादी आंदोलन हुए भी, लेकिन इसने देश की एकता व अखंडता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कुछ विशेषज्ञों को ऐसा लगता था कि चूंकि भारत अविकसित और अभावग्रस्त देश है, अतः यहाँ सैनिक शासन स्थापित हो जाएगा, लेकिन ऐसी सारी आशंकाएं गलत साबित हुई। तब तक भारत में सफलतापूर्वक लोकसभा के 14 आम चुनाव एवं सैकड़ों विधानसभा एवं स्थानीय निकायों के चुनाव हो चुके। देश की व्यवस्थापिका न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के साथ सामंजस्य स्थापित करके काम कर रही है। स्वतंत्र प्रेस हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। इस तरह हमारी राष्ट्रीय एकता एवं प्रगति की राह में भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता भी रुकावट नहीं डाल रही है, परंतु सामाजिक क्षेत्र में जाति आधारित खाई अभी भी बरकरार है। आज भी हमारे दलित समुदाय के लोग भेदभाव, छुआछूत के शिकार हैं। इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में उपेक्षा भरी निगाहों से देखा जाता है। इनके लिए जीने की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उसका भी अभाव है। हमारे संविधान के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के विपरीत कई जगहों पर धार्मिक समुदायों के बीच टकराव की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हमारा देश आर्थिक रूप से तो समृद्ध हो रहा है, लेकिन गरीबों और अमीरों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। कुछ लोग अच्छे घरों में सारी सुविधाओं से युक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी दोनों शाम का खाना नसीब नहीं होता। हमारे लोग अपने बच्चों के साथ स्वास्थ्य लाभ के लिए पहाड़ों पर छुट्टियां बिताने जाते हैं, लेकिन गरीबों का इलाज के लिए डॉक्टर तक उपलब्ध नहीं है। अमीर अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं और बेहिसाब खर्च करते हैं, लेकिन गरीब अपने बच्चों को स्कूल भेजने में असमर्थ पाते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि हमारा संविधान भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में पिछड़े हुए लोगों के सशक्तिकरण का प्रयास करता है। लेकिन स्वतंत्रता के समय हमारे राजनेताओं ने जो सपना देखा था, क्या हम उसे प्राप्त कर पाए हैं? स्पष्ट रूप से नहीं। हम हर क्षेत्र में सफल होने का दावा नहीं कर सकते, फिर भी हम विफल नहीं हैं। क्या आपके भी सपनों का भारत ऐसा हो सकता है? क्या आने वाले दिनों में हमारा भारत ऐसा हो सकता है जहां गांव और शहरों के बीच का अंतर कम हो जाएगा? ऐसा भारत जहां कृषि, उद्योग और रोजगार बेहतर तालमेल के साथ काम करे, ऊर्जा, सड़क, आवास और पानी सबके लिए उपलब्ध हो। भारत ऐसा राष्ट्र बन जाए जहां सभी का इलाज हो, यहाँ की सरकार भरोसेमंद, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त हो, यहाँ से गरीबी और निरक्षरता जड़ से समाप्त हो जाए, बच्चे और महिलाएं अत्याचार और शोषण से मुक्त हो और समुदाय का रहने वाला हर व्यक्ति अलग अलग महसूस कर सके। भारत को विकसित बनाने के लिए हमें पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करने की जरूरत है। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा और स्वास्थ्य, सुरक्षा, सूचना और संचार तकनीक, भरोसेमंद इलेक्ट्रिक पावर, तकनीकी आत्मनिर्भरता आदि क्षेत्रों में सामंजस्य स्थापित करना ही होगा। हमें गाँव की तरफ लौटकर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी जो आज शहरों में उपलब्ध है। अगर शहर की सुविधाएं गांव में आई तो विदेशों में काम कर रहे लोगों अपने देश लौटेंगे और भारत को समृद्ध बनाएंगे। तो आइए अंत में देखते हैं हमने क्या सीखा। पहला, वर्षों पहले हमने भविष्य को प्रतिज्ञा दी थी, यह जवाहरलाल के भाषण का अंश है। दूसरा, आज़ादी के समय भारत के पास नेतृत्व की समस्या नहीं थी। तीसरा, आज़ादी के समय देश की आबादी लगभग 34.5 करोड़ थी और 90% जनता कृषि पर निर्भर थी। चौथा, विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या गरीबी थी। पांचवा, भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। छठा, अगर हिंदी उन पर थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे, यह कृष्णमाचारी ने कहा था। सातवां, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। आठवां, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नौवां,
पोखरान 1 का परीक्षण इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ था और 10वां संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद ने हस्ताक्षर किया था। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।